देखो 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 इधर कल क्या पढ़े थे बताइए, तो कल पढ़े थे, जल्दी बताओ लास्ट क्या था, हो गया था कोएक्सियल सोलेनॉइड है ना। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, ठीक है। इधर देखिए प्लीज़ आप बात बंद। तो कल एक चीज़ इसका देखे थे, याद करो कि कुछ डायग्राम इस तरह से हम लोग बनाए थे। इसमें करंट I1 रखे थे और इसमें करंट I2 है ना, यही ना करंट था। अब जो था बताना है ना, जो थे सो बता दो, यही करंट था ना I1 और I2। चलो इधर तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इंडक्टेंस किसके वजह से, मतलब किसमें, पहले तो सेकंड में किसके वजह से बाबू, फर्स्ट के वजह से। वो हम लोग निकाले थे ना कल, कितना आया था M21, यही ना, ये आया होगा आपका म्यू नॉट N1 N2, एक मिनट बाबू, N2 LA2, यही ना आया होगा, ये आया था। और कैपिटल N के टर्म में इसका फॉर्मूला आया होगा म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन में L, ये आया था बेटा। ये तो हम लोगों ने क्या निकाला था, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, ठीक है। आज निकालेंगे क्या, तो पहले तो देखो द फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कौन सा कॉइल, फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड। तो देखो पहले में सेकेंड की वजह से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो उसको किससे लिखेंगे, φ1 से। φ1 क्या लिखोगे बोलो, φ1 होगा हमारा, पहले तो बताओ φ1 में देखना चाह रहे हो सेकेंड की वजह से, तो एरिया किसका लोगे, फर्स्ट का है ना। और दूसरी चीज़ आपका क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे, सेकेंड का। तो देखो सेकेंड का मैग्नेटिक फील्ड और एरिया भी ले रहे हैं सेकेंड का, क्यों, ऐसा क्यों सर, फर्स्ट का एरिया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट के कॉइल से कितना फ्लक्स, तो एरिया उसका लेंगे, तो सेकेंड का क्यों लेंगे। तो देखो फर्स्ट कॉइल का एरिया क्या है, बड़ा है या छोटा, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है। तब देखो इधर बना रहे हैं, पहले इसको समझ लो। जैसे मान लो पहला कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका मतलब साइड व्यू बना रहे हैं, देखो ना ऐसे ऐसे है ना, इसका इस तरफ से अगर देखोगे तो जो साइड व्यू दिखेगा वो बना रहे हैं। मान लो फर्स्ट कॉइल का ऐसा है, ठीक है, और सेकेंड कॉइल आपको पता है कि इसके अंदर है, समझ रहे हैं। तो देखो किसकी एरिया बड़ा है, फर्स्ट कॉइल की। तो खुद सोचिए कि सेकेंड कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्स्ट कॉइल में कितना दूर में मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड। तो देखो इसका फील्ड तो सिर्फ इसी में है, इसके वजह से, मतलब करंट कौन है इसमें, I2। तो I2 करंट की वजह से क्या फ्लक्स बाहर में होगा, फील्ड बाहर में होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसके अंदर। तो इसके अंदर होगा, तो खुद सोचिए इस पहले बड़ा वाले का कितना एरिया से फ्लक्स सिर्फ जा रहा है इसके फील्ड की वजह से, तो सिर्फ इतना ही। ये एरिया में कोई इसके फील्ड की वजह से कोई फ्लक्स है क्या, नहीं है। हाँ, इसके खुद के I1 करंट की वजह से फ्लक्स होगा पूरे में। तो जब उसकी बात किए थे, ध्यान से समझिएगा, तो उसकी बात जब किए थे तो इसका फील्ड की वजह से पूरे में फील्ड था, तो उसके वजह से इसके पूरे एरिया, क्योंकि ये छोटा है, इसके पूरे एरिया में फ्लक्स था।
उसके वजह से, लेकिन इसके वजह से इसके पूरे एरिया में फ्लक्स नहीं है, सिर्फ इतने ही एरिया में है। तो ये एरिया इसका, ये वाला एरिया A2 के बराबर ही तो है। किसके बराबर है? A2 के। दैट्स वाई यहाँ A1 न लिख के क्या लिखोगे? A2। और आपको पता है एंगल क्या हो जाता है? 0 डिग्री। कल बात कर चुके हैं, है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। इफ अब ये भी देखो, इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं आपको, ये 5 डैश कर लो, ठीक है, 5 डैश। तो 5 कितना हो जाएगा? तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिए हो? N1, याद है कल लिखे हैं सब कुछ। तो कैपिटल N1 वो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 5 का डैश, ठीक है, ये आ जाएगा। कल शायद डायरेक्ट कर दिए होंगे, देख लेना, ठीक है, शायद हो सकता है यहाँ डायरेक्ट गुना कर दिए होंगे N1 से, वही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख के डायरेक्ट N1 से गुना कर दिए, या अब ये लिख के फिर N1 से यहाँ गुना कर दिए। तो कल N2 से किए होंगे, आज N1 से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सेकेंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना था? N2। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? N1 और 5 डैश कितना है? B2 A2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आगे 5 अब 5 इक्वल टू N1, अब B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट N2। इसमें करंट कौन सा है? I2 होगा। इसमें करंट कौन सा है? I2। उसमें करंट कौन सा था? I1, ठीक है, तो I2। और दूसरा कौन सा एरिया? A2, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ध्यान दो, इसको सजा लेते हैं थोड़ा सा। तो म्यू नॉट N1 N2 I2 A2। अब आपको क्या निकालना है? द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड कॉइल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा M1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये आपका फॉर्मूला क्या होता है? तो कल लिखवाए हुए थे, याद होगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा 5 अपॉन में I2, ठीक है, देख लेना, कल लिखवाए हैं सब कुछ आपको। तो M12 इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन में, तो 5 का वैल्यू डाल दो ना, 5 का वैल्यू तो निकालना ही है। म्यू नॉट N1 N2 I2 A2, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा I2। तो I2 से I2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आपका M12 आ जाएगा कितना? म्यू नॉट N1 N2 A2, ठीक है। अब इसको दोनों के टर्म्स में फॉर्मूला निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो N1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? बोलो, N1 बाई L। N2 इक्वल टू क्या था? N2 बाई L। कल सब बात किए थे, ठीक है। तो इन सब को एक सजा लो। म्यू नॉट, देखिए N1 को क्या लिख सकते हो? अगर स्मॉल n का टर्म में हमको दोनों पूरा फॉर्मूला निकालना है तो इसको हटाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? N1 को क्या लिख सकते हो? N1 इंटू L। तो बाबू N1 इंटू L, और साथ में क्या होगा? N2 A2। तो M12 आ गया आपका स्मॉल n के टर्म में N1 N2 L A2, ये आ गया। अच्छा सॉरी, क्या कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। अब फिर अगर बात कर लो इसको कैपिटल N के टर्म में, तो देखो म्यू नॉट, इसको क्या लिख सकते हो? N1 बाई L हो जाएगा। इसको लिखेंगे N2 बाई L। तो L एक L से एक L कट जाएगा, तो सिर्फ ऊपर में क्या रह जाएगा? N2 A2, और नीचे में पूरा का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपका कैपिटल N के टर्म। ध्यान से देखो बाबू, रुकना है पहले, देखो देखिए ये वाला फॉर्मूला
ये म्यू नॉट जो कल निकाले थे कितना था, N1 N2 L A2। देखो एक एक करके मिलाओ स्मॉल n के टर्म में। देखो म्यू नॉट N1 N2 L A2, क्या लग रहा है सेम फार्मूला है कि नहीं है, सेम फार्मूला है ना। अच्छा एक और चीज़ कैपिटल N के टर्म में भी देख लो बाबू, म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई L, इसको देख लीजिए, इसको देखिए म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई L, क्या लग रहा है दोनों फॉर्मूला क्या है सेम, मतलब M12 और M21 दोनों क्या होगा सेम, मतलब यही कहलाता है थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी। मतलब दो कॉइल के बीच में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना तो दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम आता है, ठीक है, इक्वल आता है, मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में और इसका इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं और एलोबरेट करके लिख देता हूँ। देखो कि एज M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू, तुम अब जिसके टर्म में चाहो उसके टर्म में लिख सकते हो। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर है, देख लो ये है क्या है म्यू नॉट N1 N2 LA2, चाहे आप कहोगे म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन में L। इस चीज़ को तुम एक काम कर सकते हो कि एक नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ देखना एज M12 इक्वल टू M21, इसको एक नाम दे देते हैं हम क्या M। अब बार बार ये M12 या M21 लिखने की ज़रूरत नहीं है, M, ठीक है। तो ये सेम होता है और ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी या थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी या थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी, जो कहना चाहो सब कहते हैं इसके। तो दिस इज कॉल्ड, देखो इट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है, इसको ही हम कहते हैं थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो बस लिख लीजिए, ख़त्म। तो कल सारा डायग्राम बनवा ही दिए हैं, बस आधा जो था वो बचा हुआ पार्ट वो आज यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लिखे ही हो, यहाँ तक लिखे हैं, यहाँ से आप लिखो आज, ठीक है। तो लिखिए यहाँ से। इधर देखिए M12 M21, ये तुमको पता चल गया, इसी को कहते हैं इट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है बाबू। अब सुनो नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलिनॉइड, या आप उसी को क्या बोलते हैं सोलिनॉइड को, और इंडक्टर या कॉइल भी कह सकते हो, सब बात बराबर है, ठीक है। तो देखिए इसका एक प्यारा सा डेरिवेशन है बाबू, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला जानना है। तो देखो जैसे मान लो दो आपको सोलिनॉइड, दो कॉइल है, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर इन दोनों में बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, मान लीजिए इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। M इक्वल टू होता है आपको K√L1 इंटू L2, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है। वेयर M को कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच का म्यूचुअल, आपको पता है एक का फर्स्ट का मान लो सेकेंड के रेस्पेक्ट में, या सेकेंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, दोनों बराबर ही होता है तो उसको M ही कहते हैं। तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्ट लिख दिया। L1 क्या है,
तो L1 है बाबू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट क्वाइल, ठीक है, याद रखना बाबू, ठीक है। यहाँ से L2 क्या है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड क्वाइल, ठीक है। और K क्या है, तो K को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है, सुनना ध्यान से। कपलिंग किसको कहते हैं, जैसे अगर आपका जितना बढ़िया कह सकते हो एक का फ्लक्स दूसरे के साथ कितना अच्छा लिंक्ड हो रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे आसपास बात नहीं, आसपास ऊपर या नीचे अगर है मान लो, या सामने है या बगल में है रखा हुआ, तो अगर लिनियरली रखा हुआ है बाबू, तो एक में अगर तुम्हारा करंट लिंक्ड है, करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो एक का फ्लक्स दूसरे से अच्छे से लिंक हो पाएगा। अगर यहीं पे ये मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला ऊपर या थोड़ा नीचे रखा हुआ है, तो आपको पता है कि पूरी तरह इसका फ्लक्स इससे लिंक्ड नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि इसको कहते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन कैसा है दोनों का, इस पर डिपेंड करता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, ठीक है बाबू। तो पहले इसको लिखिए, यही रिलेशन है। कि अगर यही कॉइल, ध्यान से देखिएगा, कि जैसे मान लो अगर यही कॉइल, सुनना, अगर जैसे कोएक्सियल था पिछला वाला, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं इसी कॉइल को, दो कॉइल को कुछ इस तरह से रख दूँ, ठीक है, ऐसे रुक जाओ, ठीक है, ऐसा। और दूसरा वाला कॉइल जो कि जैसा बनाए थे, याद होगा, कुछ इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि सर एक कॉइल और दूसरा कॉइल दोनों क्या है, कोएक्सियली है। तो इसमें क्या है, एक दूसरे का फ्लक्स फुल्ली लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ, 100%, लगभग कह सकते हो कि 100%। जैसे एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है बाबू कि मान लो एक कॉइल है ये, ठीक है, और दूसरा कॉइल इसके बहुत करीब सामने में रखा हुआ है, ऐसा, तब भी लगभग जब ये माना जाएगा कि 100% के आसपास, कह सकते हो कि लगभग में ये अप्रोक्सीमेटली 100% पूरी तरह से लिंक्ड हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन, जैसे जब ये वेरी नियर टू ईच अदर और दूसरा क्या है, कोएक्सियली हो, तो इन दोनों कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू हो जाती है 1। तो मतलब फॉर्मूला क्या निकल जाता है इस केस में, इस केस में m इक्वल टू हो जाता है बाबू √L1 L2 है यार। k का वैल्यू हो जाता है कितना, 1, याद रखना है, k का वैल्यू हो जाता है 1 इस केस में। तो लिखिए पहला नंबर डाल के, हेडिंग पहले देख लो, हेडिंग लिखो। हेडिंग क्या लिखेंगे कि लिखिए ये वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। इसमें पहला तो लिखो व्हेन, पहला नंबर, एक नंबर डाल के, व्हेन टू coils are coaxially placed or placed very near to each other, coaxially placed और placed very near to each other, ठीक है। अब इसमें आप ये दोनों डायग्राम और ये सारा चीज़ लिख लीजिए, तब ये कंडीशन आ जाएगा। फटाफट लिखिए, ये भी बनाना होगा और वो उधर भी बना लो।
हो गया। चलिए दूसरा नंबर लिखिए, 2 नंबर। 2 नंबर में लिखो, देखिए when two coils when two coils are present near to each other, ठीक है, but ओरिएंटेशन इज नॉट इन फ्रंट टू ईच अदर, आमने सामने नहीं होता है ओरिएंटेशन, बट ओरिएंटेशन इज नॉट इन फ्रंट टू ईच अदर। इसका मतलब बेटा, तो इसका मतलब ये देखो कि अगर एक कॉइल ऐसा है, ठीक है, और दूसरा कॉइल मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कहीं और रखा हुआ है, तो आपको पता है कि पूरी तरह से तो फ्लक्स इससे लिंक नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत इससे होकर जाएगी, है ना, आसपास है तो थोड़ी बहुत जाएगी। तो इस दौरान चाहे ऐसा हो कंडीशन, चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा रखा हुआ है और दूसरा कुछ ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो फुल्ली तो नहीं, लेकिन कुछ फ्लक्स इससे होके जा सकती है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में याद रखिएगा के का वैल्यू जो होता है, ये कोई बताएगा, 0 से इक्वल टू मत ही कहो, ज़्यादा बेहतर है कि 0 से आपका क्या है, के 1 के बीच में होता है, याद रखना, ठीक है, ये ना 0 होगा ना 1 होगा, उसके बीच में होगा। तो कुछ इस तरह से होता है, तो लिख लीजिए, ये दोनों बर्फ डायग्राम बना के लिख लीजिए। मान लीजिए इसमें करंट है और यहाँ भी करंट है, ठीक है, तो इसके वजह से जो फ्लक्स लिंक हुआ वो कुछ इस तरह का, ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा में मान लो कि बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है कि एक भी फ्लक्स लिंक्ड ही नहीं हो पा रहा है, पहला कंडीशन। और एक और हो सकता है कि दोनों परपेंडिकुलर, दूसरों का एक्सिस जो है परपेंडिकुलर हो एक दूसरे का, ठीक है। तो लिखिए तीसरा नंबर, when अच्छा इस कंडीशन में एक चीज़ बताओ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m का, तो वही रहेगा k√L1 L2, क्योंकि k का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, 0.5 0.4 जो भी हो, 0 से 1 के बीच होगा, तो ये वैल्यू रहेगी, या फिर ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं m की वैल्यू, तो ये भी लिख लेना यहीं पे। अब तीसरा लिखिए, तीसरा, तो तीसरा है when two coils are placed very far to each other, बहुत दूर रखा जाएगा, very far to each other, और perpendicular to each other, परपेंडिकुलर भी रखा जाएगा तो 0 ही लिंक्ड होगा फ्लक्स। जैसे देखो ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए एक कॉइल से दूसरा कॉइल बहुत दूर रखा हुआ, ये बना रहे हैं हम, नज़दीक लग रहा होगा लेकिन बहुत दूर है मान लीजिए, ठीक है। एंड तीसरा ओरिएंटेशन क्या है कि एक मान लीजिए कॉइल है ऐसा और दूसरा कॉइल है आपका कुछ ऐसा,
तो आपको क्या लगता है, अगर एक में करंट बहाओ तो फील्ड लाइंस ऐसा होगा, तो क्या इससे लिंक होगा? नहीं। या इसमें करंट बहाओगे तो क्या इससे लिंक होगा? नहीं, इसके एरिया से लिंक नहीं होगा। मतलब इस कंडीशन में K की वैल्यू होती है कितनी? 0। ठीक है, तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि K की वैल्यू 0 डालोगे तो रूट ओवर वाला सब 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिए, ये दोनों बना लीजिए कंडीशन। तो लिखिए, एनर्जी एसोसिएटेड विद द इंडक्टर, हेडिंग डालिए, या एनर्जी इन इंडक्टर भी बोलते हैं, एक ही बात है। एनर्जी एसोसिएटेड विथ द इंडक्टर। किन प्रतिक्रिया में लगे हैं लड़की? अब देखो, एनर्जी जो है एसोसिएटेड इन द इंडक्टर क्या होता है, ध्यान से देखो, या विद द इंडक्टर क्या होता है। तो देखो, मान लो एक कॉइल है, इंडक्टर है, इसको इंडक्टर कहा जाता है। मैंने बार बार कहा कि इस चैप्टर में इसको कॉइल कहो, इंडक्टर कहो, सोलेनॉइड भी इसी को कहते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको एक आप साइंटिफिक वर्ड फिजिक्स में दिया गया है उसको, इसको क्या चीज़? इंडक्टर। तो इंडक्टर बोलिए। तो इंडक्टर को अगर आप एक बैटरी से मस्त स्विच विच लगा के जोड़ दो, ठीक है, ऐसा, और ये प्लस और ये माइनस V वोल्ट लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए इसका इंडक्टेंस कितना है, तो L, ये हमने मान लिया खुद से, ठीक है। अब देखो, जैसे ही तुम स्विच को क्लोज करोगे, स्विच को जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो इसमें करंट बहना शुरू होगा। आपको क्या लगता है कि एकाएक करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम? नहीं, करंट 0 से मैक्सिमम होने में कुछ सेकंड, कुछ टाइम लेता है, बहुत ही छोटा टाइम होगा, लेकिन छोटा सा टाइम एक लेता है। तो ये करंट 0 टू मैक्सिमम होने में, मान लीजिए करंट कितना होना है? I, तो I मैक्सिमम करंट हो गया। कहाँ से बढ़कर I तक पहुँचेगा? 0 से बढ़कर I, तो उस दौरान कुछ समय लेता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे ही 0 से I तक बढ़ने में कुछ वक्त लेगा, मतलब करंट क्या हो रहा है? समय के साथ इंक्रीज। तो समय के साथ अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसमें एसोसिएट होने वाला क्या इंक्रीज हो रहा है? फील्ड इंक्रीज हो रहा है। फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या? कि एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो चुका है इसमें, और वो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस्ड होगा जो बढ़ने का ही क्या करता है? अपोज। तो अगर फिर से करंट को मेंटेन रखना है तो इसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन ही इसमें किस रूप में संचित हो जाता है? तो मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में इसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे दो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाता है, हाफ CV², है ना, या Q²/2C, उसका 3 फॉर्म है, याद होगा। उसी तरीके से यहाँ पर आपका हाफ LI² आएगा, वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए किसी टाइम पर 0 से I होने में किसी टाइम पे करंट की वैल्यू क्या है? स्मॉल I, मैं ये मान रहा हूँ। अब मैक्सिमम करंट क्या होना है? कैपिटल I, और आपका मिनिमम करंट क्या है? 0 जो है। तो देखो, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा किसी टाइम पे, द ईएमएफ जिस समय मान लो I करंट है सर्किट में, जो कि बढ़ के कितना होगा? कैपिटल I, और सबसे कम क्या था? 0।
तो उस दौरान का बीच का करंट स्मॉल आई है, तो उस समय मान लीजिए द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर, बताइए कितना हो जाएगा। तो उस समय जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो हो जाएगा माइनस, याद करो क्या था फॉर्मूला, एल डी आई अपॉन में डी टी, निकाल चुके हैं। अरे उसी से आता है ये वाला, है ना। तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है बेटा, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब सुनना, तो ये जो पोटेंशियल और वर्क करेगा, तो ये जो पोटेंशियल है, अब बताइए उसका ये क्या करेगा, अपोज। मतलब आप भी को क्या लिख सकते हो, निगेटिव। क्या लिख सकते हैं, निगेटिव। मतलब द पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल ऑफ द सेल डू some work, क्या do some work to maintain the current in the circuit, ठीक है। तो इसीलिए ईएमएफ जो होगा उसका माइनस वी के बराबर पोटेंशियल होगा। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल का इस पोटेंशियल का ये पोटेंशियल अपोजिट वर्क करेगा, समझ में आ रहा है। तो माइनस वी, ठीक है बाबू। तो अब दोनों को तुम को ये कर दो, इक्वेट कर दो। तो माइनस वी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी, माइनस से माइनस गया, तो वी इक्वल टू क्या आ गया, एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हो बेटा क्या, तो एज वी नो दैट, क्या पढ़े हैं भाई, कि द स्मॉल वर्क डन इन फ्लोइंग ऑफ ए स्मॉल चार्ज इन द सर्किट, कितना होता है वो वर्क डन। देखो याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट से, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, उस समय का पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज मान लो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, डी क्यू, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू, ध्यान से, वी का वैल्यू कितना है बोलो, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू में डी क्यू हो जाएगा। तो आपको टोटल, ये तो छोटा सा नया जो इंस्टॉलमेंट आएगा, जैसे देखो यहाँ देखना बेटा, क्या बोल रहे हैं कि ये जो करंट आई है, इसके बाद नया फिर जो आई बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है। तो चार्ज कितना बढ़ रहा है, कितने से, डी क्यू से। तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ा, डी डब्ल्यू। तो टोटल वर्क डन किसको कितना करना पड़ेगा, करंट कहाँ से कहाँ जाना है, जीरो से आई। तो इसको देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ से एल डी आई, देखो डी क्यू बाई डी टी क्या बन जाएगा, उस समय का इंस्टेंटेनियस करंट जो कि आई है, तो यहाँ हम लिख देते हैं वो आ जाएगा आई। तो एल आई डी आई, और ये है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू हमारा बन गया आई। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर दो इसको, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, क्योंकि टोटल करंट हमको टोटल वर्क डन चाहिए। तो डी डब्ल्यू, ठीक है, कहाँ से कहाँ, तो भाई जीरो से टोटल वर्क करना पड़ रहा है, डब्ल्यू तो डब्ल्यू, ठीक है। तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा एल आई डी आई, ठीक है। ये जीरो से कैपिटल आई होना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका ये डब्ल्यू बन जाएगा, ये एल तो इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। अंदर में इंटीग्रेशन किसका होगा, आई डी आई, जीरो से आई। तो डब्ल्यू इक्वल टू एल, ये क्या हो जाएगा आपका, तो आई स्क्वायर बाई टू, जीरो से आई। तो मतलब डब्ल्यू इक्वल टू आ गया हाफ
देखो एक समय अपर लिमिट, एक समय लोअर लिमिट, तो हाफ LI²। और यही वर्क डन किस रूप में संचित रहता है? तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिख दे रहा हूँ, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, या मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसी को बोलते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो इसी को आप U लिख सकते हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट कर देंगे, और कितना हो जाएगा? हाफ LI²। खत्म, समझ गए हैं? तो ये आ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो बेटा इसको लिख लीजिए। दिक्कत है क्या? हाँ बोलिए, कहाँ? जल्दी। एक बार और देखिए, पहले देखो ध्यान से, क्या कहा मैंने बेटा कि आपका एक इंडक्टर है, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है उसको हमको निकालना है। तो कितना स्टोर्ड होगा, कैसे निकालेंगे? तो समझिए, जब आप उसको चार्ज करंट बहाना शुरू करते हो, तो इंडक्टर में आपको पता है कि जैसे ही करंट जाना शुरू होता है तो करंट एकाएक तो मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, वो 0 से कहाँ तक जाएगा? कैपिटल I तक। तो जाने में माइक्रो सेकेंड्स का ही फर्क, मतलब टाइम लगेगा, लेकिन लगेगा कुछ समय। तो जब जा रहा है, मतलब कि बदल रहा है करंट, उस समय क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। तो करंट जब भी इंक्रीज होता है, मतलब इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अब फ्लक्स जब इंक्रीज होता है तो क्या इंड्यूस्ड हो जाता है? EMF। टाइम के साथ अगर चेंज होता है तो EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, और वो EMF ऐसा इंड्यूस्ड होगा कि ये जो इंक्रीमेंट है उसी को क्या करता है? अपोज। तो आपको या ध्यान से समझना, अपोज जब करेगा मतलब करंट बढ़ना चाहेगा, ये करंट मैक्सिमम ना हो, बढ़े नहीं, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? सेल को क्या करना पड़ता है? कुछ वर्क डन। और वही वर्क डन इसमें किस रूप में संचित हो जाता है? तो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो के फॉर्म में। याद रखना हमेशा बाबू, वर्क डन ही आपका किस रूप में संचित होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब वही वर्क डन निकाल दिए, समझ गए? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिखिए, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो हमने आपका 3 चैप्टर ख़त्म कर दिया, ठीक है।